तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक नया टॉपिक। आज के सेशन में हम आपके साथ टीडीएस के और बहुत सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ जो अपना सेक्शन डिस्कस किया था उसका नाम था सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी। आज जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है उसका नाम है सेक्शन 193 जो बात करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की। अगर आपने किसी कंपनी के कोई बॉन्ड, आपने किसी कंपनी की कोई सिक्योरिटी या डिवेंचर में पैसा लगाया है और वो कंपनी उसके बदले आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, तो ये सेक्शन आपके लिए है। कई बार लोगों के पास जब पैसा एक्स्ट्रा होता है तो कुछ कंपनी में शेयर नहीं खरीदते, उस कंपनी की सिक्योरिटी खरीद लेते हैं, जैसे बॉन्ड में पैसा लगा देते हैं, डिवेंचर में पैसा लगा देते हैं, उसमें रिस्क नहीं होता। मान लो यही व्यक्ति इसने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगा दिया और ये कंपनी इसको साल के 10,000 रुपए क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा जिसका नाम है सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इसमें दो बातें आपको मिलेंगी, एक बात होगी क्रेडिट और दूसरी बात होगी पे, और जो इन दोनों में से पहले होगा उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। क्रेडिट का मतलब होता है आपके नाम से एंट्री होना और पे का मतलब होता है आपको पैसा मिल जाना। जैसे मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया था कि आपकी सैलरी ड्यू होती है 1 तारीख को और रिसीव होती है 7 तारीख को, तो आपकी क्रेडिट माने होता है ड्यू होना और पे माने होता है मिलना। तो 1 तारीख को ड्यू हुआ मतलब 1 तारीख को आपके नाम से एंट्री हो गई और 7 तारीख को आपको पैसा मिल गया, तो क्या कहलाएगा, तो इन दोनों में से जो पहले होगा उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सर कितने अमाउंट पर टीडीएस लगेगा? अगर आपका टीडीएस का अमाउंट या आपको जो सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5,000 से ज्यादा का होगा तो कितने परसेंट टीडीएस लगेगा, 10%। और अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो कितने परसेंट लगेगा, 20%। ये रूल याद रख लेना, जब भी पैन कार्ड नहीं होगा तो कितने परसेंट लगेगा, 20% लगेगा, और अगर पैन कार्ड होगा तो सेक्शन 193 में कितना परसेंट लगेगा, 10% लगेगा। लेकिन सर कब टीडीएस नहीं काटा जाएगा? अगर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटी का अगर वो 10,000 रुपए तक है तो माफ है, और जो भी पैसा मिलेगा वो अकाउंट पे ही बैंक में मिलेगा तो माफ है, अदरवाइज आपको 1 रुपया भी कैश मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, टीडीएस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर अगर मैं कुछ ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊं तो क्या टीडीएस कटेगा? सर कौन सी कंपनी? तो ये कंपनी है एलआईसी, जीआईसी या एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। एलआईसी आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और एनी अदर कंपनी। अगर आप इस कंपनी के बॉन्ड, डिवेंचर या सिक्योरिटी खरीदते हो और उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इस सेक्शन के अंदर कवर किया जाएगा और जो भी पैसा मिलेगा उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप अपने कंट्री के डिफेंस को मजबूत करना चाहते हैं और आप पैसा किसमें लगाते हैं, नेशनल डिफेंस बॉन्ड में पैसा लगाते हैं या नेशनल डिफेंस लोन में पैसा लगाते हैं या नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड में पैसा लगाते हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7 ईयर या गोल्ड बॉन्ड अप टू ₹10,000 तक लगाते हो तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि ये सब हमारी कंट्री के डिफेंस को मजबूत करते हैं। और अगर जिस कंट्री का डिफेंस मजबूत होगा उस कंट्री पर कोई जो नेबर कंट्री वो अटैक नहीं करेगी, और जब वो अटैक नहीं करेगी तो हमारी करेंसी कभी डाउन नहीं जाएगी। करेंसी तब बढ़ती है जब आपका डिफेंस मजबूत होता है और दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करने से पहले सोचती है। आज देखो डॉलर डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि उसका डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत है, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, कोई भी उनसे अगर युद्ध करना चाहेगा तो उसको पता है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। इसीलिए डॉलर डे बाय डे बढ़ रहा है और रुपीस को अगर बढ़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इनके अंदर पैसा डालते हो और इसके बदले कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए या डिफेंस को मजबूत करने के लिए पैसा दिया था, तो सरकार उन पर आपका कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेगी। ये बात करता है सेक्शन 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो बात करता है सेक्शन 192 प्री मेच्योर विड्रॉ फ्रॉम ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आपको पता है पीएफ का मतलब होता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। जैसे मैं किसी के पास जॉब कर रहा हूँ, मैं एक समय के बाद जॉब नहीं कर सकता, मान लो मेरी आयु अगर 60 साल हो गई तो मैं उस समय क्या नहीं कर सकता हूँ, जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस एज में नहीं होऊंगा। तो मैं धीरे धीरे क्या निकाल सकता हूँ, अपना पीएफ से पैसा निकाल के अपने जीवन को जी सकता हूँ। क्लियर? लेकिन मान लीजिए मुझे सडनली कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है और मैं क्या करता हूँ, उस पैसे को, पीएफ के पैसे को एक साथ क्या कर लेता हूँ, विड्रॉ कर लेता हूँ। और अगर मैं कितने तक करता हूँ, 50,000 तक करता हूँ तो माफ है, और 50,000 से ज्यादा का होगा तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। क्या होगा आपका, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। कितने परसेंट, 10% एप्लीकेबल होगा। इसके बाद सेक्शन जो आता है सेक्शन 194 जो बात करता है आपका डिविडेंड। सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है और वो कंपनी आपको उसका प्रॉफिट देती है तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। मान लो मुझे पता है मेरे पास एक कंपनी है जो हर साल अच्छा कमाती है,
लेकिन उस कंपनी को कुछ पैसों की क्या है, आवश्यकता है। मैंने उस कंपनी को पैसे दिए, एज अ प्रॉफिट के रूप में मुझे क्या मिलेगा, आगे इनकम मिलेगी। और जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है या जो आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है उसे हम किस नाम से जानते हैं, डिविडेंड के नाम से जानते हैं। और अगर आपको डिविडेंड मिलता है कितने रुपए तक, 5000 तक, तो माफ है, और इससे ऊपर होगा तो क्या एप्लीकेबल होगा, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अगर पैन कार्ड होगा तो 10%, और अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो 20% एप्लीकेबल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो बात करता है सेक्शन 194A, जो बात करता है इंटरेस्ट ऑन बैंकिंग या अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ये सेक्शन किसकी बात नहीं करेगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात नहीं करेगा। क्यों नहीं सर, इसकी बात क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए अलग सेक्शन बना था, और ये बात करता है इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन अदर देन बैंकिंग कंपनी। मान लो अगर कभी भी आपको पैसों की आवश्यकता होगी तो आप किसकी तरफ देखोगे, अपनी फैमिली की तरफ देखोगे, अपने फ्रेंड की तरफ देखोगे, या बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आइए मैं एक आपको पीपीटी दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। मैं यहां से अपनी पीपीटी ओपन करता हूं। सेक्शन 194A जो बात करता है किसकी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरेस्ट तो है लेकिन सिक्योरिटी वाला नहीं है। मान लो इस व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है, ये लोन किससे ले सकता है, 3 लोगों से मांग सकता है। पहला, ये किससे मांगेगा, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड से मांगेगा। अगर वो दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो ये किसकी तरफ जाएगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक से लोन मांगेगा। बैंक जब लोन मांगता है तो बैंक आपको सारी वेरिफिकेशन करते हैं, आपने अपनी आईटीआर भरी हो, आपकी आईटीआर अच्छी होनी चाहिए, तब आपको जाकर लोन मिलता है। और कुछ जगह ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपने ऑटो के पीछे स्लोगन लिख के लिखा भी पढ़ा होगा कि आप क्यों परेशान, संपर्क करें लोन के लिए, हम मंथली ईयरली देते हैं, हमें सिविल स्कोर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और नीचे बस एक कंडीशन लिखी होती है, या तो आपका अपना घर होना चाहिए या आपकी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आपने लोन ले लिया, क्या ले लिया आपने, लोन ले लिया। अब आपको जो लोन मिला है अब आप उस पर क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। क्या दोगे आप, इंटरेस्ट दोगे। तो जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो ये बात करता है उसकी। सर कितने तक माफ होगी, अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने फ्रेंड से लोन लेता हूं और उसको कोई पैसा देता हूं तो पहले लिमिट थी 5,000 रुपए की, और अब सरकार ने दोनों सिनेरियो में फिक्स कर दिया है कितने तक की, 10,000 रुपए तक की सरकार ने लिमिट रख दी है कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेते हो, ठीक है, या अपने फ्रेंड से लेते हो तो 5,000 रुपए की लिमिट है। लेकिन सर मान लीजिए मैंने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, किसमें पैसा जमा करा रखा है, बैंक में, बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है, तो बैंक भी आपका क्या काटेगा, टीडीएस काटेगा। सर कितना काटेगा, अगर मेरी आयु 60 साल से कम है और मुझे मेरे बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है अगर वो 40,000 तक है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, और उससे ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। कितना, 10%। अगर मेरी आयु 60 साल से अबव है और मुझे इंटरेस्ट मिलता है कितने तक का, 50,000 रुपए तक का, तो माफ है, और उससे ऊपर होगा तो क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। इसके बाद करें इंटरेस्ट अदर। इंटरेस्ट अदर का मतलब वही है, कौन सा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, कि अगर आपने ऐसे लोगों से लोन लिया है जो ना बैंक नहीं है तो भी आपका टीडीएस कटेगा। उस सिनेरियो में कितना है, 5,000 रुपए लिमिट है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप किसी से लोन लेते हो, एज पर कंपनी की बात कर रहा हूं, तो सेक्शन 194A के हिसाब से टीडीएस काट के क्या करती है, सरकार को जमा कराते हैं। तो याद रखना सेक्शन 194A बात करता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। क्लियर, बट ये नोटिस कर लेना कि आप कौन से सिनेरियो में आ रहे हो, आप बैंक आ रहे हो या आप फ्रेंड की कैटेगरी में आ रहे हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ रहे हो। अगर बैंक होगा तो उस केस में लिमिट होती है कितनी, अगर आप नॉर्मल हो तो 40,000, और अगर आप कौन हो, सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपए आपकी लिमिट होती है, उससे ऊपर जाएगा तो टीडीएस आपका कटने लगेगा। नीचे आते हैं और नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर आप कोई ऐसी गेम खेलते हो जो किससे बिलोंग करती है, लक बाय चांस की गेम से बिलोंग करती है। सर ऐसी बहुत सारी, ऐसी क्या कोई गेम होती है, हाँ ऐसी बहुत सारी आज गेम आती है। आपने देखा होगा Dream11 पे लोग टीम बनाते हैं, कहते हैं कि आप 49 रुपीज लगाइए आप 1 करोड़ रुपए जीती। मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी है, आपने टीम बनाई 49 में और आप जीत गए 1 करोड़ रुपए, तो आपको पूरा 1 करोड़ नहीं मिलेगा, उसमें तो फ्लैट 30% आपका क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा, उसके ऊपर से भी सरचार्ज कटेगा, तो अप्रोक्सीमेट 36% तक आपका पैसा डिडक्ट होकर आपको मिलेगा। मतलब 1 करोड़ रुपए में कम से कम 36 लाख कट जाएंगे और जो रिमेनिंग होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना अगर आप कोई भी विनिंग फ्रॉम लॉटरी जीतते हो, जो लक बाय चांस वाली गेम होती है, उसका फ्लैट 30% कटता है। लेकिन सर अगर मैंने 5,000, 7,000 या 10,000 जीता, तब तो सरकार ने बोला है कि 10,000 रुपए तक की कोई टीडीएस नहीं कटेगा और उसके ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा।
लेकिन सर आजकल बहुत सारी ऐप भी आ गई हैं, आपने उस ऐप में पैसा डाला और आप कोई भी पैसा जीतोगे ना तो फ्लैट आपका टीडीएस काट लेते हैं, चाहे बाद में आपको लॉस भले होता रहे। जितनी भी गेम खेलोगे अगर जीत गए तो उससे फ्लैट कितने परसेंट टीडीएस करता है, 30%। आजकल बहुत सारे लोग ऐसी गेम के अंदर इन्वॉल्व हो गए और काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, तो सरकार उनके लिए सेक्शन लाई है, सेक्शन 194 बी ए, जो बात करता है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, मेरी पर्सनली एडवाइस है आप इन चीजों में इन्वॉल्व ना रहे। एक समय तक आपको अच्छा लगेगा और एक समय के बाद होगा कि आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 194 बीबी, जो बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अगर आपने छोटा मोटा जुआ खेलने की शौकीन नहीं हो या आपके पास पैसा बहुत सारा है और आप कहते हो कि मैं किस पे पैसा लगाऊंगा, हॉर्स रेस पे पैसा लगाऊंगा, तो भी आप लगा सकते हो। इस पर भी आपका फ्लैट कितने परसेंट टीडीएस कटेगा, 30% टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर 10,000 रुपए तक का अमाउंट है तो कुछ नहीं कटेगा। लेकिन जब हॉर्स रेस की बात होती है तो वहां पर 10,000 रुपए की लिमिट मैटर नहीं करती, क्योंकि वहां बात होती है लाखों की। लेकिन सर एक सिनेरियो मेरा बनता है कि सर मैं लॉटरी के अंदर पैसा ना जीत के कोई सामान जीतता हूँ। सर बहुत सारे लोग गाड़ी जीतते हैं, तो अगर आप कार जीतते हो या कोई भी बाइक जीतते हो तो जितने की बाइक है उसका 30% आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको क्या होगी, बाइक मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना अगर आप सामान भी जीतते हो तो भी आपको टीडीएस 30% देना ही पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 194 सी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर कोई मुझसे पूछे कौन कौन से सेक्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा सेक्शन जो यूज होता है वो सेक्शन 194 सी, जो बात करता है कॉन्ट्रैक्टर की। अगर मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे वो घर बनाने के लिए, आपका बिजनेस पर्पस की बात कर रहा हूं, चाहे बिजनेस का ऑफिस का सेटअप रेडी करने के लिए, या आप मैन्युफैक्चर हो आपके सामान को बनाने के लिए, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यह सेक्शन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेक्शन 194 सी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपने मेरे साथ एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओनली वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसमें लिमिट होगी 30,000 रुपए। अगर आपने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और एक ही बार है पूरे साल में, ठीक है, और 30,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, और उससे ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आप पूरे साल मेरे साथ क्या करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, कभी आपने 10,000 का काम किया, कभी आपने 5,000 का किया, कभी आपने 20,000 रुपए का किया, तो उसकी लिमिट होगी 1 लाख रुपए। कितनी होगी, 1 लाख रुपए होगी। दूसरी बात, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हुए तो टीडीएस कटेगा 1%, और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई हुए तो कितने परसेंट कटेगा, 2%। अगर मैं कंपनी हूं, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, तो कितने परसेंट कटेगा, 2%, और बाकी कितना कटेगा, 1%। एक बात और जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड आपको मिलेगा झांसी। क्या वर्ड मिलेगा, झांसी। ये आपको मिलेगा सेक्शन 194 ए के अंदर भी था, 194 सी में भी। सर झांसी वर्ड क्या है, अगर कोई भी सेक्शन आप पढ़ोगे आज या आने वाली जितनी भी क्लासेस सेक्शन की चलेंगी, उसके अंदर अगर इन 5 वर्ड में से कोई वर्ड आएगा तो उसके लिए मैंडेटरी है टैक्स ऑडिट होना। क्या जरूरी है, टैक्स ऑडिट होना जरूरी है। अगर आपकी टैक्स ऑडिट नहीं होगी तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप सेक्शन 194 ए का एग्जांपल लें और आपने किसी बैंक से कोई लोन ले रखा है, ठीक है, और आप उसको पेमेंट करते हो तो उस पर टीडीएस काटना, लेकिन कब, जब आपकी क्या हो, टैक्स ऑडिट। सर टैक्स ऑडिट क्या होती है, इसके लिए आप इनकम टैक्स का सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 44 ए बी, जो बात करता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट किनको कराने की जरूरत होती है, जिसकी लास्ट ईयर की सेल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सेल 1 करोड़ रुपए से कम भी है लेकिन वो अपना प्रॉफिट 8% से कम दिखाता है, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा सेक्शन 44 ए बी। मेरी लास्ट ईयर की सेल 1 करोड़ से ज्यादा है तो मुझे ऑडिट करानी पड़ेगी। ऑडिट करता कौन है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो सीए साहब होते हैं, वो आपकी बैलेंस शीट को पूरा फाइनलाइज करते हैं, अपनी मेंबरशिप नंबर लगाते हैं, अपने साइन लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं। इन फ्यूचर कोई भी गलती होगी तो किसको पकड़ा जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरी सेल 1 करोड़ रुपए से कम है और मैं अपना प्रॉफिट 8% से नीचे दिखाता हूं, सरकार कहती है कि आप 1 करोड़ का माल बेचते हो तो कम से कम आप 8 लाख रुपए तो कमा लो। अगर आपने कहा मेरा प्रॉफिट ही 4 लाख है, सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आपका 4 लाख प्रॉफिट है, आप ऐसा करो इस प्रॉफिट को किसके थ्रू आप वेरीफाई कर दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू क्या कर दो, वेरीफाई कर दो। क्लियर, तो ये 2 बातें याद रखना, तो इसीलिए आपको झांसी वर्ड को याद रखना है। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 194 सी, जो किसकी बात करता है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो देखो क्या झांसी वाला वर्ड आ रहा है, सी आ गया ना, तो उसके अंदर भी क्या होना जरूरी है, टैक्स ऑडिट होना जरूरी है।
अगर उसकी टैक्स ऑडिट नहीं होती तो वो कितनी भी पेमेंट करता हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने एक पीपीटी बना रखी है जो आपके साथ ओपन करता हूं। ये मैंने पीपीटी ओपन कर लिया आपके सामने। मान लीजिए इस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑफिस को सेटअप करने के लिए या फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। आप इसे कॉन्ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं और हो सकता है कि आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हो और आपने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, तो उसे हम क्या वर्ड बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर। एक काम के भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या सब कॉन्ट्रैक्टर हो, ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, टीडीएस कब कटेगा, तो वही बात यहाँ पर आएगी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। आपके नाम से एंट्री कर दूं या आपको पेमेंट कर दूं, तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना होगा और किसको जमा कराना होगा, सरकार को जमा कराना होगा। सर कितने परसेंट, मैंने बताया अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% और उसके अलावा कोई हुए तो कितने परसेंट कटेगा, 2% कटेगा। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं सेक्शन 194C जो बात करता है नेचर ऑफ पेमेंट टीडीएस टू कॉन्ट्रैक्टर। कह रहा है कि कोई भी पर्सन जिसकी लास्ट ईयर में क्या हुई हो, टैक्स ऑडिट हुई हो, उसके लिए है, और अगर जिसकी नहीं हुई हो उसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हुए तो 1% और उसके अलावा हुए तो कितने, 2%। साथ में अगर आप किसी के साथ एक बार कॉन्टैक्ट करोगे तो कितनी लिमिट होगी, 30,000 रुपए, और अगर आप मल्टीपल टाइम करोगे और 30,000 से कम का अमाउंट है तो कितनी लिमिट है, 1,00,000 रुपए आपकी लिमिट है। दूसरा, सर किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपका एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है, टेलीकास्टिंग हो सकता है, कैटरिंग का काम हो सकता है, कैरेज ऑफ गुड्स हो सकता है। ठीक है, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, माल को इधर से उधर ले जाने का काम करते हो, टीडीएस तभी कटेगा जब आपके पास कितने व्हीकल होंगे, 10 व्हीकल। अगर 10 व्हीकल से कम होंगे तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे आइए, तो यहाँ पर सारी लिस्ट गिवन। अब एग्जांपल में बताया गया है कि मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, कौन हूं, पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में कितने का काम कर लिया, 35,000 का काम कर लिया, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और कितने टीडीएस कटेगा, 2%। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप पे कितने परसेंट कटता है, 2%। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है मैंने सिंगल पेमेंट करी है किसको, एचयूएफ को, कितने रुपए की, 29,900 की, 35,000 की, 1,00,000 की, 1,20,000 की। तो पहले वाले पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो 30,000 से कम था, लेकिन दूसरे वाले पर हो जाएगा और बाकी जितनी पेमेंट है सब पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी लिमिट 30,000 रुपए से ज्यादा की हो गई और मल्टीपल टाइम में 1,00,000 से वो ऊपर जा रहा है। इस बात को आपको याद रखना। तो याद लिखा हुआ है, दिस सेक्शन अप्लाई ओनली ऑन बिजनेस, इफ एनी पर्सन डू पर्सनल वर्क देन नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस। दूसरा, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो और 10 व्हीकल से नीचे हो तब भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो बात करता है सेक्शन 194D इंश्योरेंस कंपनी। इसका आता है इंश्योरेंस कमीशन। मैं एलआईसी का एक एजेंट हूं, कौन हूं मैं, एलआईसी का एजेंट हूं। अब मैं सबसे कहता हूं कि भैया अपनी पॉलिसी करवा लो, अपनी पॉलिसी करवा लो। आप मेरे से पॉलिसी कराते हो, ठीक है, और वो पैसा किसको मिलता है, एलआईसी कंपनी को पैसा मिलता है। क्लियर, अब मैंने एलआईसी कंपनी की पॉलिसी बेची है तो एलआईसी कंपनी मुझे क्या देगी, कमीशन देगी ना। आप किसी का कोई काम कर दो उसके बदले आपको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो इसी तरीके से मैंने एलआईसी वालों की कंपनी की पॉलिसी बेची है, मैं उनका एजेंट हूं तो मुझे क्या देंगे, कमीशन देंगे। अगर एलआईसी कंपनी या कोई भी इंश्योरेंस कमीशन मुझे मिलता है और वो अमाउंट कितने तक है, 15,000 तक है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। उससे 1 रुपया भी ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा। कितना परसेंट, अगर पैन कार्ड होगा तो 5%, मतलब मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हुआ तो 5%, और इसके अलावा कोई हुआ तो कितने परसेंट कटेगा, 10%। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन। मैंने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की कोई पॉलिसी सेल आउट करी है, मैं उस कंपनी का एजेंट हूं और उसके बदले मुझे कंपनी क्या देती है, कमीशन देती है, और कमीशन मुझे मिलता है कितने तक का, 15,000 तक का, तो माफ है, और उससे ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हुआ तो 5%, उसके अलावा कोई हुआ तो कितने परसेंट, 10% टीडीएस कटेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है सेक्शन 194DA जो बात करता है पेमेंट रिसीव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने अपनी एलआईसी करा रखी थी आज से 10 साल पहले, आज उस एलआईसी की मैच्योरिटी डेट आ गई। सर मैच्योरिटी डेट क्या होती है, जिस दिन हमें उस एलआईसी का पैसा मिलेगा या उस पॉलिसी का पैसा मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैच्योरिटी डेट। अगर मुझे उस पॉलिसी का कोई भी पैसा मिलता है और वो 1,00,000 रुपए तक का होगा तो माफ है, और अगर उससे ऊपर होगा तो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में कितना परसेंट कटेगा, 2%। ठीक है, और एक बात याद रखना, अब ये 2% हो गया है, पहले ये था 5%। 1 अक्टूबर 2024 से सरकार ने इसकी लिमिट चेंज कर दी है।
क्या कर दिए, इसकी लिमिट चेंज कर दिए। पहले कितना था, 5% था, और अभी कितने परसेंट हो गया है, 2% हो गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सेक्शन 194 DA, अगर मैंने कोई पॉलिसी करा रखी है, अगर वो पॉलिसी आज मैच्योर होती है, मैच्योर का मतलब वो पॉलिसी कंप्लीट हो गया, अब मुझे उसका पैसा मिलेगा, और जो मुझे उसका पैसा मिलेगा अगर वो 1 लाख रुपए तक है तो माफ है, उससे ऊपर होगा तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। कितने परसेंट, 1 अक्टूबर के बाद की पॉलिसी का है तो 2% होगा, और उससे पहले का है तो 5%। अगर मैं इंडिविजुअल अचीव होगा तो 2%, और उसके अलावा होगा तो कितना, तो भी 2% लगेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 194 EE, जो बात करता है पेमेंट रिसीव नेशनल सेविंग स्कीम। अगर मेरे पास कोई पैसा बचा हुआ है और मैं उस पैसे को कहां डिपॉजिट करता हूं, नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा डालता हूं, मुझे उसका साल में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और जो ब्याज मिलता है वो कितने रुपए तक का होता है, अगर 2500 रुपए तक का है तो माफ है, उससे ऊपर है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। कितने परसेंट, 10% आपका एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से सेक्शन 194F जो बात करता है रीपरचेज यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीद रखे थे, पहले आपने उसको सेल कर दिया और दोबारा से क्या कर लिया, रीपरचेज कर लिया, तो ये सेक्शन आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, पहले इस पर 20% का टीडीएस कटता था, लेकिन अब आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, सरकार ने इसे एग्जाम कर दिया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आता है सेक्शन 194G जो बात करता है कमीशन लॉटरी की। मैं लॉटरी टिकट सेल आउट करता हूं, मैं किसी कंपनी के क्या बेचता हूं, लॉटरी टिकट बेचता हूं, और वो कंपनी मुझे क्या देती है, उसका कमीशन देती है, लॉटरी का कमीशन देती है। ठीक है, आप जब तक उस प्रोडक्ट को नहीं बेचते, जब तक आपको उस पर क्या ना मिले, प्रॉफिट ना मिले। मैंने एक कंपनी की लॉटरी टिकट बेचा और उस कंपनी ने मुझे क्या दिया है, उस पर कमीशन दिया है, और मिलने वाला कमीशन कितने रुपए तक है, 15,000 रुपए तक है तो माफ है, और उससे ऊपर होगा तो टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, 1 अक्टूबर के बाद से 2% है, और उससे पहले होगा तो कितना है, 5%। ठीक है, ये बात आपको याद है। अभी फिलहाल हम सेक्शन 194G तक कवर करते हैं, और बाकी जो भी सेक्शन है वो हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।